हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर है जैव विविधता। सबसे पहले हम लोग जैव विविधता के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं एवं ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं और इसी के आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन 1972 में व्हिटेकर ने किया था। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। इन चीजों को जो है यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से चीजों को स्पष्ट कर दिया गया है, देखकर एनालिसिस करिएगा फिर आगे बढ़िएगा। ये जो है एक क्षेत्र द्वीप की गामा विविधता है और ये परितंत्र ये है, परितंत्र बी, परितंत्र सी और परितंत्र डी। ये सभी जो है आपका क्या है, विभिन्न जातियां हैं और एक पारितंत्र में अल्फा विविधता को जो है दर्शाया गया है। ठीक है, एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों, पौधे और जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एफ दासमैन ने 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम डब्ल्यू.जी. रोसेन ने प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा। और यहां पे जो है जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता विभिन्न स्तरों यथा आनुवांशिक, जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है। इसको डायग्राम के माध्यम से चीजों को स्पष्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर जैव विविधता के स्तर। ठीक है, जैव विविधता के स्तर जो है तीन तरह के हैं, तीन स्तर हैं। जाति विविधता, जिसमें विभिन्न जातियों के बीच विविधता होती है। दूसरा है समुदाय व पारितंत्र विविधता, इसमें एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्नता है। और जिन्स की विभिन्नता, ये जो है आनुवांशिक विविधता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, जैव विविधता के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए जैव विविधता दिवस और जैव विविधता दशक मनाने जैसे आयोजन किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि देश के या विश्व के कई देश जो है 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अविस्मय प्रभावी हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/161 के माध्यम से 2011-20 को जो है जैव विविधता दशक घोषित किया था। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। गौरतलब है कि जामनगर भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो कच्छ के खाड़ी में स्थित है। ध्यान रखिएगा। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र को जो है संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय 14वां कॉप सम्मेलन नई दिल्ली में 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुआ। सम्मेलन में सदस्य देशों ने जो है 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, बताइए, किसी पर्यावरण में विभिन्न जातियों के श्रेणी में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों के श्रेणी को जैव विविधता के रूप में जो है जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं एवं ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं और इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में जो है व्हिटेकर ने किया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। आपको मालूम है इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है।
सही जवाब है अल्फा सूचकांक। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में मार्ग प्रजाति विविधता को दर्शाता है। यह अवधारणा जो है R.H. व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बीटा सूचकांक स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भूदृश्य यानी लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। थर्ड नंबर है जैव विविधता का क्या अर्थ है। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, सजीव प्राणी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणी, पौधे और जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सही जवाब है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवांशिक, जाति, समुदाय और पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो सही जवाब होगा प्राकृतिक वास का विनाश। प्रश्नगत विकल्पों में प्राकृतिक वास का विनाश जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है, कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय 14वां कॉप हुआ था, कॉप 14 सम्मेलन जो है, कॉप 14 सम्मेलन नई दिल्ली में 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुआ। सम्मेलन के सदस्य देशों ने 2030 तक जो है भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला था, इसको ध्यान रखिएगा। वाल्टर जी रोसे ने इसका सही जवाब है। वाल्टर जी रोसे ने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले प्रारंभ में कह सकते हैं कि जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एफ दासमैन ने 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में जो है सर्वप्रथम W.G. रोसेन ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? वाल्टर जी रोसेन, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011-20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011-20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, जैव विविधता दशक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/161 के माध्यम से 2011-20 को जैव विविधता दशक घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011-20 को घोषित किया है। क्या घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 को घोषित किया जैव विविधता का दशक। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो सही जवाब है जामनगर में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है और इस केंद्र का जो उद्देश्य है समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है और गौरव तल है कि जामनगर भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कच्छ के खाड़ी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता प्रवणता, इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए, जैव विविधता हर क्षेत्र में एक जैसे नहीं पाई जाती है। यह उस क्षेत्र की जलवायु, मृदा, तापमान और आर्द्रता इत्यादि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है। जैव विविधता कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा पाई जाती है।
सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है और इस क्षेत्र का विस्तार, जो इस क्षेत्र का कह सकते हैं जो विस्तार है, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस क्षेत्र में पादप और प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है और इसी कारण इनको जो है अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। जैव विविधता जो है पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका कारण है यहां पर गर्म जलवायु, अधिक जो है वर्षा और पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं। याद रखिएगा, यहां पे जो आप देख सकते हैं पृथ्वी पर जैव विविधता की प्रवणता को एक डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। यह है आपका जो है भूमध्य रेखा, ठीक है, और ये उच्च जैव विविधता क्या है, ये है आपका भूमध्य रेखा ये वाला, और ये जो है उच्च जैव विविधता ये है दक्षिणी ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। ये जो है उत्तरी ध्रुव जो है और ये जो है दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे निम्न जैव विविधता पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कहां पे, भूमध्य रेखा में, यानी उच्च जैव विविधता इस क्षेत्र में आपको पाया जाता है। और जो जैव विविधता की प्रवणता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है चीजों को स्पष्ट कर दिया गया है डायग्राम के माध्यम से, अच्छे से यहाँ पे जो है आपको एनालिसिस करने के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, देखिए उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां की जैव विविधता सर्वाधिक है, निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर यानी उन्तांशों यानी चोटियों के तुलना में घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो यहाँ पर आप चीजों को देख सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में जैव विविधता की प्रवणता, ठीक है। उच्च जैव विविधता ये पर्वत है और यहाँ पे निम्न जैव विविधता है। निम्न जैव विविधता यहाँ पर प्रति किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान जो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है और सबसे ज्यादा जो है आपका घाटियों में उच्च जैव विविधता मिलता है और ये जो है आपका जैव विविधता की प्रवणता है। इस तरह से आपको दिखाया गया है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर केरल स्थित शांत घाटी जो साइलेंट वैली है, इसमें प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। जो केरल की साइलेंट वैली है, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में जो है 12 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ी में विस्तृत है। इसकी अवस्थिति जो है 11 डिग्री 3 मिनट से 11 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश और 76 डिग्री 21 मिनट से 76 डिग्री 35 मिनट उत्तरी देशांतर के मध्य मिलती है। यह पश्चिमी घाट पर्वतों का एक हिस्सा है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है और इस घाटी को 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। यह शांत घाटी में स्थित है और ध्यान रखिएगा कि फूलों की जो घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसका अतिरिक्त हिमालय पर्वत प्रदेश भी जैव विविधता के दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और इस कारण जो है, इसका जो प्रमुख कारण है, यहां विभिन्न जैव या जीव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन होना है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार जो है 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणांशों के मध्य पाया जाता है और इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहां पर उच्च जो है सालों भर उच्च वर्षा और उच्च तापमान रहता है और इसी कारण इन्हें अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो आपको मालूम है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में देखिए किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों की अपेक्षा अधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो बताइए, सबसे ज्यादा
कहां पे किसमें जो है जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 4 नंबर है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहां मिलती है? प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। हालांकि अधिकांश लोगों के द्वारा माना जाता है कि प्रवाल भित्ति यानी जो कोरल रीफ हैं, इनमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की जो है मतलब कि आप देख सकते हैं 1 लाख से भी अधिक जो है प्रजातियां हैं, 1 करोड़ से भी अधिक है। और एक बार इसको देख लीजिएगा, है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख से भी जो है अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 10% प्रजातियां का ही जो है अध्ययन किया जा सका है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। 5 नंबर है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातियां जो है विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? तो बताइए, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता जो है सापेक्षता काफी अधिक होती है? तो सही जवाब है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और कोरल रीफ, दोनों होगा, बी और सी दोनों। 6 नंबर है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, जैव विविधता में परिवर्तन तब होगा जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ा जाए, यानी भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका कारण है कि यहाँ गर्म जलवायु, अधिक वर्षा और पादप एवं प्राणियों के विकास के लिए, वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन है। पहला, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। दूसरा है, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। और इसके बाद तीसरा जो कथन है, विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। और डी है, जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो याद रखिएगा, सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता विशालतम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो केरल के शांत घाटी में, साइलेंट वैली में। क्वेश्चन नंबर 9 है, शांत घाटी या साइलेंट वैली कहां पर अवस्थित है? तो आपको मालूम है, केरल में, बी ऑप्शन। 10 नंबर है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब है केरल। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। यह शांत घाटी में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है और इस घाटी को 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहां पर अवस्थित है? तो उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता के दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? बताइए, 4 कारण दिया गया है। बी जो कारण दिया गया बी ऑप्शन में, यह सबसे उपयुक्त है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। जो हिमालय है, हिमालय पर्वत प्रदेश जो है, यहाँ पे जातीय विविधता के दृष्टि से अत्यंत यह जो है समृद्ध है। यहाँ पे विभिन्न जीव जाति जो है भौगोलिक क्षेत्रों के संगम के रूप में इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे बहुत विविधता पाई जाती है। हिमालय पर्वत प्रदेश जो है जैव विविधता के दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और इसका प्रमुख कारण यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन होना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, उच्चतर अक्षांशों के तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। दूसरा कथन है, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उत्तांशों के तुलना में निम्नतर उत्तांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है।
देखिए, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां की जैव विविधता सर्वाधिक है, निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उल्तांशों यानी उच्चतर चोटियों की तुलना में निम्न चोटियों यानी घाटियों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।